हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई का जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम ज्योग्राफी का लेक्चर देख रहे हैं और ये ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो लेक्चर था वहां पे हमने 50 जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया था, काफी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम 51 नंबर जो सवाल है वहां से डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय फोलिएशन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, रॉक्स है वो कई प्रकार के होते हैं, चट्टाने जो है वो कई प्रकार के होती है और उन्हीं प्रकारों में मेटामॉर्फिक एक टाइप होता है। ठीक है, जो चट्टाने होती हैं वो पहला तो आ गया अग्नेय चट्टान जिसको आप इग्निशियस चट्टान कहते हो। इग्निशियस चट्टान। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री चट्टान, जिसको अवसादी बोलते हो। सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। तीसरा जो चट्टान प्रकार का होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टान, मतलब जो चेंज होके चट्टाने बनी है। जो भी चट्टाने जो है वो चेंज होके बनी है उनको मेटामॉर्फिक जो चट्टान है वो कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इग्निशियस जो रॉक होती है, थोड़ा सा बस सब चीजों के बारे में जानेंगे। इग्निशियस जो रॉक होती है वैसे रॉक होती है जो मैग्मा और लावा, जब पृथ्वी के अंदर का, अर्थ के अंदर का, जब अर्थ के अंदर लिक्विड पार्ट होता है तो वो अलग सी चीजें हैं, डेंसिटी के हिसाब से बदलती चली जाती है। तो अर्थ के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना उसे मैग्मा बोलते हैं या फिर लावा बोलते हैं। तो जो लावा है ना वो ऊपर अंदर प्रेशर होने के कारण वो ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद जब वो ठंडा होती है ना तो ठंडे होने से वो सॉलिड के फॉर्म में बन जाती है। तो जो सॉलिड के फॉर्म में बनती है ना तो पहले टाइप का जो चट्टान बनता है उसको ही हम कहते हैं कि वो इग्निशियस चट्टान है। तो इट इज अ प्राइमरी रॉक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक कहने का मतलब कि ये मूल चट्टान है, प्रारंभिक चट्टान है। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सॉलिड होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा, क्रिस्टलीय इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको ना, इसमें आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, आपको इसमें जीवाश्म मिलेंगे ही नहीं। ये सवाल जो है वो पूछा गया है, जीवाश्म आपको इसमें नहीं मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीवाश्म इसमें नहीं मिलता है। फॉर्मेशन के आधार पर यदि हम बात करें तो कई सारे टाइप्स आते हैं, उतना हमको नहीं जानना है। तो मैग्मा जो है वो पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है और बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो ये इंट्रूसिव होता है। इसका जो इग्निशियस जो फॉर्मेशन इसका होता है ना वो दो टाइप से होता है। एक जो होता है वो अंतःस्थ होता है जिसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और एक जो है वो एक्सट्रूसिव होता है जो बाहर की ओर होगा। तो लावा सतह पर तेजी से ठंडा होता है। ठीक है, तो वो जो है वो इंस्ट्रूसिव एक्सट्रूसिव होता है। ये सवाल ना सीजीएल में पूछा गया है। तो देखो मैं इस कारण से ही आपको लिख भी देता हूं। पहला जो होता है वो इंट्रूसिव होता है, इंट्रूसिव, और दूसरा जो होता है वो एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंतः आगत, अंतरागत, और इसका मतलब होता है बहिर्गत। एक्सक्लूसिव मतलब बहिर्गत, बाहर वाला। तो इंट्रूसिव में क्या होता है ना, इंट्रूसिव में होता है कि अंदर, पृथ्वी के अंदर जो है ना वो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और बड़े क्रिस्टल के रूप में वो बन जाता है। और उन्हीं क्रिस्टलों में जैसे आप ग्रेनाइट ले लो, ग्रेनाइट जो आप घर बनाने में यूज करते हो ना, ग्रेनाइट, वही ग्रेनाइट, तो वो ग्रेनाइट आप ले लो। उसके बाद ग्रेबो, ग्रेबो, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। इंट्रूसिव इग्निशियस चट्टानों के एग्जाम्पल है। एक्सट्रूसिव में क्या होता है ना कि पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, बहिर बोला जा रहा है ना, तो पृथ्वी के सतह पर आ जाता है और पृथ्वी के सतह पर आने से ठंडा होता है। और ठंडे होने के बाद सूक्ष्म ये एकदम जो आप बोलते हो ना दानेदार टाइप सा बनता है, और इसमें जो है वो बेसॉल्ट चट्टाने बनती है। ठीक है, इन सबको ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। तो बेसॉल्ट टाइप की जो चट्टानें होती है वो यहाँ पे बनती है। यहाँ पे प्यूमिस बनती है। ये प्यूमिस भी आई थिंक कहीं ना कहीं तो मैंने इस प्रश्न को देखा है। प्यूमिस, ये प्यूमिस भी यहाँ पे बनता है, तो ये याद रखना है। भारत में यदि हम उदाहरणों की बात करें, जो दक्कन ट्रैम्प का भारत का एरिया है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब का जो एरिया होता है वो बेसाल्ट अग्नेयी चट्टानों से ही मिलकर बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि वो ना अफ्रीका से टूट के आया है। तो अफ्रीका से जब टूट के आया था तो वो टूटने के बाद जो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा था वो बाहर आया था, और बाहर आने के बाद जब ठंडा हुआ तो वहां पे जो इग्निशियस रॉक्स है वो बने थे।
ठीक है। वो जो इग्निशियस जो रॉक्स थे, अग्नेय जो चट्टान था वो बना था, तो आपको ये ध्यान रखना है। अग्नेय को याद सीधा रखना है ना, तो आग से निकला हुआ तो अग्नेय, ऐसा करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री जो फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, तो पुरानी चट्टानों में जब कटाव होते चलता है, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टानें। तो जब पुरानी जो चट्टानें होती हैं उनका कटाव होता है, तो उनके रॉक्स निकलते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं, बालू कंकड़ ये सब जो है वो, और ये सब होता कैसे है, तो पानी से होता है, जो है वो और टेम्परेचर बढ़ने से होता है। तो इन सब के कारण जो है वो होता है, और जब इसमें दबाव पड़ता है, तो इस कारण से ही ना ये जो है वो अपने आप को चेंज करते हैं। इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स अपने आप को चेंज करते हैं, और चेंज करते हुए वो सेडिमेंट्री की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वो सेडिमेंट्री की ओर बढ़ते हैं, और मुख्यतः जो है इसके प्रमुख जो विशेषताओं में हम बात करें, तो ये परतदार होती है, और यही यहाँ से हमें सवाल जो है वो पूछा जाएगा। अभी देखो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना, सेडिमेंट्री हमेशा परतदार चट्टानें होती है। ये जो है ना, फोलिएशन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो यहीं से पूछा जाएगा। तो ये हमेशा परतदार होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है। तो परतदार होती है, और साफ साफ परतें आपको यहाँ पे दिखेगी कि ये है, ये है, ये है, ऐसे करके चट्टानें बनती है। तो आप देखोगे ना जब चट्टानों को, तो समझ में आएगा। और इसमें पोरस भी होता है, जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें जो जीवाश्म है वो बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं। तो इस कारण से इसको भूवैज्ञानिक इतिहास को जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जीवाश्म ना, इसमें काफी जीवाश्म जो है वो मिलते हैं, ठीक है। बाकी कई सारे इसके जो है वो, मतलब कि क्या बोले, बहुत ज्यादा ब्रॉड में इस सब चीजों को पढ़ना है, लेकिन उतना हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इस टाइप की जो चट्टानें होती है ना, वो गोंडवाना का जो क्षेत्र है ना, गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, वहां पे मिलती है। जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, ये सब जो बेसिन है यहाँ पे मिलती है। सादी चट्टानों के बारे में, रूपांतरित जो चट्टानें होती है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, वो थर्ड टाइप का रॉक्स है। ये जो है वो पहले से बनी हुई अग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं, इग्निशियस और सेडिमेंट्री जो चट्टानें हैं, इसी पर टेम्परेचर, दबाव, ताप, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब के प्रभाव से ना ये फिर से चेंजेस आते हैं, तो उन्हीं को मेटामॉर्फिक कहा जाता है। ये भी जो है वो फोलिएटेड होते हैं। इसमें आपको मुख्यतः जो है वो ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा। इसमें जो चेंजेस आती है ना, जैसे चूना पत्थर से जो मार्बल बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है, सेल से स्लेट, सिल्ट, ग्नाइट, ये सब पूछा जाता है। ग्रेनाइट से ग्लेनाइट बनता है। तो ये सब चेंजेस वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चेंजेस वाले भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो मेटामॉर्फिक जो रॉक होते हैं, इनमें रूपांतरण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक है, इसमें जो पहले से बनी हुई चट्टानें हैं, उन्हीं का रूपांतरण होता है, उन्हीं को जो चेंज किया जाता है। रूपांतरण का कारण होता है कि टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, इस कारण से ही ये चेंजेस आते हैं। और इसमें सिलिएटेड तो होती ही हैं, परतें जो है वो होती ही हैं, ठीक है। परतें इसमें होती हैं। रूपांतरण के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला में क्या होगा कि इसमें गर्म मैग्मा या लावा है ना, वो सीधे संपर्क में आ जाती है, तो ये कॉन्टैक्ट वाला हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाला में जैसे चूना पत्थर संगमरमर में हो गया, सेल जो है वो हॉर्न फेल्स में हो गया। कभी कभी कोयला भी आप देखते हो ना, एंथ्रासाइड, वहां पे भी आपको ये परतें देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे कोयले को भी कभी देखोगे ना, तो इस टाइप से सेलिएटेड आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो है वो रीजनल होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो रीजनल होता है। इसमें बड़े क्षेत्र में, विशेषकर जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उसमें जहां पर तापमान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, और जो है वो वहाँ पे कई सारे ज्योग्राफिकल जो है वो घटनाएं घटती हैं, जिस कारण से ये बनता है। और यहीं पे ये फोलिएटेड होती है, ठीक है। यहीं पे ये फोलिएटेड होती है। फोलिएटेड होने, इन चट्टानों में रवेदार होती हैं, फोलिएटेड होती हैं, और खनिज जो है वो लाइनिंग या बैंडिंग के रूप में आपको दिखाई देंगे। ऐसे फोलिएटेड है ना, तो इसमें आपको जो भी मिनरल्स होंगे ना, वो लाइनिंग और बैंडिंग के रूप में दिखाई देंगे, और इसी को फोलिएशन कहा जाता है। इसी को फॉलिएशन जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मूल चट्टान चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर से जो है वो रूपांतरित होके क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनेगा। सेल से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। ग्रेनाइट से क्या बनेगा, ग्लेनाइस बनेगा। तो ये सब पूछा जाता है। अभी के हिसाब से आपका आंसर देखो क्या बना। मैंने कहा कि खनिजें मिलती हैं, तो चट्टानों में रासायनिक क्रिया के कारण नए यौगिक का फॉर्मेशन, गलत। ये गलत है, कभी नहीं होगा। कुछ सेलों में कणों
या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मिनरल्स इन लेयर्स और लाइन इन सम रॉक्स, यही तो मैंने बताया ना कि यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये फॉलिएशन होता क्यों है ये मैंने आपको बता रखा है। उदाहरणों में स्लेट ले लो, सिस्ट ले लो, ये सब जो है वो फॉलिएटेड चट्टाने होती हैं। ठीक है, यही सब फॉलिएटेड चट्टाने होती है। तो आई थिंक मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कोयले किस प्रकार के चट्टान है। नेक्स्ट जो सवाल है वो भी चट्टानों से ही है। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कि कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये देखो, दूसरा इग्निशियस के बाद जो बनता है वो सेडिमेंट्री कहलाता है। तो कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक है। कोयला एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। इसका निर्माण जो है वो लाखों वर्षों तक वनस्पतियां, पेड़ पौधे जो है वो पृथ्वी के नीचे दबते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, कार्बनाइजेशन होता है, क्योंकि हर चीजों में कार्बन है और वही कार्बन तो एनर्जी के रूप में आता है ना। तो ये जो है वो कोयला जो है ना, कोयला जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। एक सेडिमेंट्री रॉक है, मैंने ऑलरेडी इस बारे में आपको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और कोयला जो है ना, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोयले को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और कोयले के कई सारे टाइप्स होते हैं जिन बारे में मैंने ऑलरेडी आपको आई थिंक डिस्कस किया है पीछे, और आगे आएंगे तो और मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी भारत में जो कोयले हैं वो 99% आप मान के रखो कि कहाँ मिलते हैं। तो गोंडवाना जो लैंड है उस गोंडवाना लैंड के पार्ट में मिलते हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें मिलते हैं। और कुछ जो है ना एंथ्रासाइट क्वालिटी के कोयले हैं वो हमारे को सियाचिन में, और कुछ जो है वो आई थिंक कर्नाटक में भी कुछ जो है वो एंथ्रासाइट मिलते हैं। बाकी सियाचिन जो ग्लेशियर है ना वहां पे भी एंथ्रासाइट कोयला जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अग्नेय शैलों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है वो नहीं पाए जाते हैं? अग्नेय बोल रहा है मतलब इग्निशियस, सबसे पहला जो रॉक है, सबसे पहला जो रॉक यदि कभी फॉर्मेशन हुआ था तो वो कौन सा था? तो वो अग्नेय चट्टाने थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अग्नेय में कौन सा जो एलिमेंट है वो नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में एलिमेंट शब्द यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं मिलता है? तो मैग्मा ठंडा होने के कारण बने हैं। अग्नेय जो चट्टाने होती हैं वो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं। तो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, ये तो ठीक है। इसे परतदार चट्टाने भी कहते हैं, नहीं। अभी तो मैंने देखा ना कि परतदार चट्टाने इसको नहीं कहते हैं। तीसरा कि सिल और डाइक इसमें पाए जाते हैं। तीसरा बोला जा रहा है कि सिल और डाइक इसमें पाए जाते हैं। तो यस, ये जो है यहाँ पे सिल और डाइक जो है वो मिलते हैं। दूसरा ही गलत हो गया। परतदार चट्टाने जो है, इसमें जो परतदार लेयर्ड जो रॉक्स होती हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री में मिलेगी, इग्निशियस में कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो ये परतदार चट्टाने इसको नहीं कहा जाता है। फॉलिएटेड लेयर्ड या फिर फॉलिएटेड इसको नहीं कहा जाता है, वो तो सेडिमेंट्री होगा। इसमें सील और डाइक मिलेगा, ये तो मैंने बताया ही है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अग्नेय सत्तालों के उदाहरण है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसमें जो है वो जीवाश्म आपको नहीं मिलता है, ये आगे के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, जीवाश्म इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, बेसोल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, पाइराइट्स, ये सब इसके उदाहरण है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाती है? वैस वह सेंटर जहां पे भूकंप है वो ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनेट जहां से हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? तो जो भूकंप ओरिजिनेट होता है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। हाइपो सेंटर बोल लो या फिर फोकस बोल लो। तो भूकंप केंद्र इसको कहते हैं, हाइपो सेंटर या फिर फोकस इसको कहा जाता है। तो भूकंप जो है ना, भूपटल पर उत्पन्न हुई आकस्मिक हलचल या फिर कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। और जिस बिंदु पर भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप केंद्र बिंदु, और उसके ठीक ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर जो बिंदु स्थित होती है उसको हम जो है वो पी सेंटर कहते हैं। ऐसा कुछ लेके चलो आप। ये जो है वो अर्थ है। अब नीचे से भूकंप है, वो जा रही है, एल तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, सब सारी वेव जाती है ना। तो यहाँ पे यदि भूकंप निकला है, ठीक है, यहाँ से भूकंप जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, तो इस ओरिजिनेशन का जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो हाइपो सेंटर है। ये जो है वो हाइपो
सेंटर है, ठीक है। अब ये ऊपर ऐसे जा रहा है, ऊपर जाके जहां पे पृथ्वी पर ये दिखा, जहां पे हलचल महसूस हुई, मान लिया कि ये नेपाल है, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आती है ना, तो ये मान लो नेपाल है। वैसे तो सबसे ज्यादा भूकंप आती है वहां जापान में, तो ये नेपाल है। बाकी सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आती है? जो एशिया प्रशांत महासागर है वहां पे आती है, पैसिफिक ओशन में आती है। ये नेपाल है। अब इस नेपाल के पास ये जो भूकंप ओरिजिनेट हुआ ना पृथ्वी पे, इसको हम कहते हैं कि ये एपी सेंटर है। एपी सेंटर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एपी सेंटर है। एपी सेंटर और भूकंप दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पी वेव क्या होता है, एल वेव क्या होता है और एस वेव क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप से संबंधित जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो भूकंप से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। तो हमेशा लॉजी ही तो ज्ञान आएगा ना, तो सिस्मोलॉजी, नॉट ग्राफी। ग्राफ जो होगा ना, सिस्मोग्राफ, उस पर नापते हैं हम उसको, ठीक है। तो सिस्मोलॉजी इसको कहते हैं, सिस्मोलॉजी जिसमें भूकंप का अध्ययन करेंगे, सिस्मोग्राफ जिससे हम भूकंप को नापेंगे, रिएक्टर स्केल इस पर हम भूकंप की जो मैग्नीट्यूड होती है ना उसको नापते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि सिस्मोग्राफ से क्या होता है, तो इससे भूकंप की जो इंटेंसिटी है उसको नापा जाता है, तो उसकी जो तीव्रता है ना उसको नापा जाता है। तो ये याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ से इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इससे मेजर करते हैं। और ये जो आपको मैंने बताया रिएक्टर स्केल, इस रिएक्टर स्केल से हम इसकी मैग्नीट्यूड को मापते हैं, मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को मापते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए तीनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है और यह जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? लूसी जो आइलैंड है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो का इरप्शन है। वो लूसी आपको कहाँ देखने को मिलता है, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो लूसी जो है, ये जो है वो लंपूर सिदुआजो है, उसका संक्षिप्त रूप होता है लूसी। लूसी जो है वो किसका एब्रिविएशन है? तो लंपूर सिदुआरजो, लंपूर सिदुआरजो है इसका जो है वो एब्रिविएशन है, लूसी कहलाता है। यह जो है वो इंडोनेशिया का जावा जो आइलैंड है ना, इंडोनेशिया जो है वो कई सारे आइलैंड है, लगभग 35,000 आइलैंड इसमें है। 35,000, आई थिंक 3500 या 35,000 कुछ है। तो लूसी जो वहां पे जो जावा आइलैंड है ना, जावा आइलैंड पर ही दुनिया का सबसे बड़ा और विनाशकारी जो मड वोल्केनो है, ठीक है। इट इज अ मड वोल्केनो, ठीक है, मड वोल्केनो है। और इसका जो है वो सबसे लास्ट जो अभी इरप्शन हुआ है वो 2006 में हुआ था, मई 2006 में। और अभी भी ये एक्टिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है मड वोल्केनो के बारे में, जो कि कहाँ है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? देखो, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, और यहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर भी है। भूकंप की बात कर रहा हूँ, वो ज्वालामुखी है, वोल्केनोज है, और उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो समथिंग इस टाइप का है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कई सारे वोल्केनो है, और इसी कारण से इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि रिंग की तरह ये बनता है। तो यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नॉट आता है नहीं, आता है की बात कर रहे हैं कि कौन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो फ्यूजियामा आपको दिख रहा है ना, ये इसमें इंक्लूडेड है। कौन सा? फ्यूजियामा। ये जो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो ये जापान में है। फ्यूजियामा जो है वो जापान में है, और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, और वह एक एक्टिव वोल्केनो है जापान का। जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर में ही स्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक क्षेत्र है, और दुनिया के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी उसके बाद वोसी वोसी वसियुअस जो आपको जो ज्वालामुखी है, वेसुवियस, वेसुवियस जो आपको वोल्केनो है वो कहाँ मिलता है? तो ये आपको इटली में मिलता है। वेसुवियस जो है वो इटली में मिलता है, और इटली एक यूरोपियन कंट्री है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेंट हेलेना, सेंट हेलेना जो ज्वालामुखी है, वो वोल्केनो है, वो कहाँ आपको मिलते हैं? तो ये मिलती है आपको अटलांटिक महासागर में,
ठीक है, कहाँ? अटलांटिक जो महासागर है, ओशन है, वहां पे ये मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इक्वाडोर का चिम्बाराजो ज्वालामुखी है वो किस कैटेगरी में आता है? चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी है उस वो किस कैटेगरी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एक्सटिंक्ट की बात यदि की जाए तो एक्सटिंक्ट मतलब होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जो खत्म हो चुका है, अब वहां पे इरप्शन हो ही नहीं रहा है। दूसरा होता है एक्टिव वोल्केनो, मतलब वहां पे लगातार जो इरप्शन है वो होते रहे हैं। तीसरा होता है कि डोरमेंट होता है, मतलब यहाँ पे इरप्शन की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन कभी भी इरप्शन हो सकता है। ये डोरमेंट अवस्था में होती है, मतलब इसके पास पोटेंशियल है, ये हो सकता है। ठीक है, और ये हो रहा है, और ये कभी नहीं हो सकता एक्सटिंक्ट वाला, वो खत्म हो गया, उसके पास वो अब पोटेंशियल बचा ही नहीं है। तो चिंबा राजो जो है वो किस कैटेगरी का ज्वालामुखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चिंबा राजो जो है वो एक शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट अब हो चुका है। तो चिंबा राजो जो ज्वालामुखी है, चिंबा राजो जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो वो इक्वाडोर में है। इक्वाडोर एक दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का कंट्री है, अफ्रीका नॉट अमेरिका। तो इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है, और यहीं पे ये एक्सटेंट ज्वालामुखी है। ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर स्थित है। फार्दर फार्दर पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें पिछले लगभग 1400 वर्षों से कोई भी विस्फोट चिम्बाराजो में नहीं हुआ है। दैट्स वाई इसको कहा जा रहा है कि वो जो है वो एक चिम्बराजो जो है वो एक शांत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो क्या है? तो चिम्बराजो एंडीज का जो कोर्लेडाइल, देखो, एंडीज पर्वत जो है वो, ये यदि आप इसको मानो कि ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में ना, यहाँ पे साउथ अमेरिका का जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जो कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। अराउंड 7,000 के आसपास किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहीं पे एक इक्वाडोर में ना, इक्वाडोर में एक पर्वत है। ठीक है, इक्वाडोर में ही यहाँ पे ये जो ज्वालामुखी चिम्बाराजो है वो देखने को आपको मिलता है। तो चिम्बाराजो जो है वो एंडीज के कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल रेंज है उसमें स्थित है। तो ये भी यदि पूछा जाए तो एंडीज पर्वत है उसी का, कहाँ पे? तो उसी के कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। देखो, ऑक्सीडेंटल ये सब चीजें है ना, ये जो शब्द है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सीजीएल में भी बना है। ये सब होता है ना कि पृथ्वी की बहुत सारी प्लेटें होती हैं अंदर। यूजुअली 6 प्लेटें होती हैं, बाकी छोटी छोटी कई प्लेटें होती हैं। तो ये प्लेटें जब आपस में आके टकराती हैं ना, आपको पता है कि प्लेटें, कुछ प्लेटें जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, कुछ प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही है। तो जब नजदीक आने वाली प्लेटें एक दूसरे से टकराती है ना, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है ना, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रह जाता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है। तो यही बनने का ना 3 तरीका होता है। उन्हीं तरीकों में ये ऑक्सीडेंटल होता है, जिसके बारे में कभी और हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये इक्वाडोर के बारे में बस अभी आपको याद रखना है। ज्वालामुखी का जो मुख्य केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य केंद्र। तो ज्वालामुखी का जो मुख्य केंद्र होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। तो क्रेटर आपको पता होना चाहिए, क्रेटर झीलें भी होती हैं। क्रेटर झील कहने का मतलब ऐसे है, ये मान लिया कि ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से निकल रहा है सब चीजें ज्वालामुखी से। ये ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो एक्सटिंक्ट होने के बाद ये गड्ढा जैसा बच जाता है, ऐसा गड्ढा जैसा बच जाता है। तो यहाँ पे जो है वो पानी जमने लगता है, और इस कारण से इसको क्रेटर लेक कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, जो कि आपको महाराष्ट्र में एक है। भारत में एकमात्र क्रेटर झील महाराष्ट्र में है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि वो कौन सा है। ठीक है, वो कौन सा है? तो ये किप की तरह ही आपको दिख रहा है ना, फनल की तरह ही दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यहीं से लावा, राख, गैस, ये सब यहाँ से निकलता है। और क्रेटर जो है वो बहुत यदि क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा धंस जाता है, और जब धंस जाता है तो उसको काल्डेरा कहा जाता है। काल्डेरा। क्रेटर जब बहुत ज्यादा बड़ा हो और बहुत ज्यादा वो धंस जाता है, समथिंग लाइक दिस, तो वो जो है वो काल्डेरा कहलाता है। तो हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, बाकी ज्वालामुखी के बारे में कभी और डिस्कस हम कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ? तो पैसिफिक ओशन, अभी मैंने बताया आपको।
प्रशांत महासागर है उसमें रिंग ऑफ फायर जो है वो अवस्थित है। प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप और बहुत ज्यादा जो ज्वालामुखियां हैं वो अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर जो है वो पृथ्वी की लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है उनके हलचल और टकराव के कारण बनती है। तो कभी भी पूछा जाए तो प्लेट के कारण किस प्लेट के कारण ये रिंग ऑफ फायर बनती है, तो लिथोस्फेरिक। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं उनके टकराने से ये जो है वो बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर जो है वो आप मैंने बताया ना, घोड़े की नाल आपने देखा है ना, उसी घोड़े की कुछ नाल जैसा ये रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में बना हुआ है। और इसके जो है वो किनारे किनारे पे आपको जो है वो कई सारे जो ज्वालामुखी हैं वो आपको ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। मैप आप देखिएगा ना तो बहुत क्लियर आपको हो जाएगा। मेरे पास अभी तो मैप लगा हुआ नहीं है। दुनिया का लगभग 75% ज्वालामुखी, 90% भूकंप जो यहीं आते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं और खास करके थियो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेटों में, उनमें ही कोलिजन के कारण ये होता है। उनमें ही कोलिजन जो है वो अभिसरण उसमें होता है और इसी के कारण इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो किस महादेश में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी है वो किस महादेश में स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो किलिमंजारो एक अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो किलिमंजारो ही है। यहाँ पे तंजानिया एक कंट्री है और उसी तंजानिया कंट्री में ये एक डोरमेंट ज्वालामुखी है। डोरमेंट कहने का मतलब ये निष्क्रिय मतलब सुषुप्त अवस्था में है, अभी भी ये फट सकता है। और इसके 3 ज्वालामुखी शंकु है। ठीक है, यहीं पे आप इट हैज 3 वोल्केनिक कोन्स। तो इसके 3 वोल्केनिक कोन्स होते हैं। वोल्केनिक कोन्स, 3 वोल्केनिक इसके शंकु हैं और तीनों का नाम आपको याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो पहला जो है वो किम्बो है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, किम्बो है। दूसरा जो है वो मावेंजी है। मावेंजी। उसके बाद तीसरा जो है वो है सीरा। ठीक है, तीसरा जो है वो सीरा। ये तीनों जो है वो वोल्केनिक आती हैं। इसे हम अफ्रीका का छत के रूप में भी जानते हैं। किलिमंजारो जो है उसे हम क्या बोलते हैं, अफ्रीका का छत, रूफ ऑफ अफ्रीका। रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से इसे जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, मतलब कि किसी पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा नहीं है। तो ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, ये आपको ध्यान रखना है किलिमंजारो के बारे में। और तंजानिया देश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोलीमा, कोलीमा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ अवस्थित है। कोलीमा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो कोलीमा मैक्सिको में है। मैक्सिको ना जो आपको पूरा अमेरिका का यदि मैप याद हो तो अमेरिका में 3 कंट्री होते हैं। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है वो मैक्सिको होता है, ये यूएसए होता है और ये कनाडा होता है। और इसी कनाडा में ये छोटा सा पार्ट होता है जिसको अलास्का कहते हैं और इट इज ए पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, कोलेमा जो ज्वालामुखी है वो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको में स्थित है और यह जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो है और वोल्केनो ऑफ फायर इसको कहा जाता है। बहुत एक्टिव है कोलीमा, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वोल्केनो ऑफ फायर। वोल्केनो ऑफ फायर, वोल्केनो ऑफ फायर इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी जो बेल्ट है उसमें अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो ट्रांस मैक्सिकन बेल्ट में। बहुत कंसेप्चुअल ये सब चीजें हैं, कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा। ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट, जैसे बेल्ट आपको मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया ना, उसी तरह से ये भी है। मेक्सिको का जो है ना पार्ट, वहां पे प्लेटें जो आपस में टकरा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है,
अब देखो ये पृथ्वी है और इसमें क्या होगा कि एक दूसरे से टकरा जाएगा तो क्या होगा, बहुत तेज हलचल पृथ्वी पे होगी, बहुत तेज इरप्शन यहाँ से हो सकता है कुछ भी चीजों का, ज्यादा प्रेशर बन जाए तो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे हो जाए तो अंदर प्रेशर बनेगा ना, तो यहाँ से फाड़ के निकलेगा और यही तो ज्वालामुखी फिर बना देगा ना। कई सारे तरीके होते हैं जिनको आप जब ज्योग्राफी काफी डिटेल से पढ़ोगे ना, जो मैं क्लासेस में आपको बताता हूँ, तो वहां पे ये सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ के लिए मैक्सिको आप याद रख लो, सवाल जो है वो ऐसे ही सिर्फ पूछे जाएंगे, तो आपको रट्टा होना चाहिए। ठीक है, बस रट्टा होना चाहिए, उसके अलावा जो है वो कुछ नहीं पूछा जा सकता है। कोलीमा जो है वो मेक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है। बादलों के बारे में आप कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और लोकल जो विंड्स होती हैं उनके बारे में कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है। क्लाउड जो है वो आपको पता है कि कंडेंसेशन से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो जो पश्चाव बादल होते हैं, जिसको सीरस भी कहा जाता है, और तो सीरस जो बादल होते हैं, पश्चाव जो बादल होते हैं, वही जो है वो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित होते हैं। कपाशी जो बादल होता है वहां से बहुत ज्यादा वर्षा होती है, काले काले जो बादल दिखते हैं ना, उसको कपाशीय बादल कहते हैं। तो जो सीरस बादल है ये कहाँ मिलता है, तो वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर लगभग 8,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिलेंगे। 12,000 मीटर की जो ऊंचाई है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है वो आइस क्रिस्टल से होता है, इसीलिए सफेद और रेशम की तरह चमकदार आपको दिखाई देते हैं। तो ये व्हाइट दिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आइस क्रिस्टल से फॉर्मेशन होता है। आइस क्रिस्टल से इसका फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो फिदर के समान आपको दिखाई देंगे, पंख जो होती है ना, पंख के समान दिखाई देते हैं, और साफ मौसम का ये संकेत आपको दिखाई देगा कि मौसम बहुत ज्यादा साफ है। लेकिन कभी कभी ना चक्रवात आने की भी इंफॉर्मेशन इससे आपको मिल जाएगी, बस कभी कभी, और कुछ जो है वो नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये बादलों के बारे में। बाकी बाकी बादलों के बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहती है। ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर हवाएं जो है ना, वो यहां तक तो ऐसे जाती है ना, लेकिन इसके बाद इधर आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे ही ऊपर भी चलता है। तो पृथ्वी पर हवाओं का स्थितियां ना बदलती चली जाती है। आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं किस ओर बहती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवाएं किस ओर दक्षिणी पश्चिमी कहने का मतलब क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से ये बहेगा, इस तरीके से हवाएं जो है वो बहेंगी। तो इस तरीके से जब हवाएं बह रही है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये जो है वो सी है, समुद्र है, और ये जो है वो क्या है, तो ये जो है वो लैंड है। तो ये जो है वो हमेशा सी से लैंड की ओर बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो सी से लैंड की ओर बहती है। यह जो मॉनसून है वो ग्रीष्मकाली मॉनसून के रूप में जाना जाता है, जिसको जून से सितंबर की ओर चलता है। और गर्मियों में लैंड जो है वो समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है, जिस कारण से वहां लो टेम्परेचर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। देखो ये लैंड है, अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, और हवाएं जो है वो गर्म हो गई, हवाएं जब गर्म होती हैं तो उसकी डेंसिटी कम जाती है। अब जब डेंसिटी उसकी कम हो गई तो हवाएं ऊपर की ओर उड़ने लगेगी, ऊपर की ओर जब हवाएं उड़ने लगेगी तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब जब कम प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगी, और यही मानसून हो गया। आगे डिस्कस करेंगे मानसून के बारे में जब करेंगे। तो यह जो हवाएं होती है ना उच्च दाब से, तो उच्च दाब कहाँ है, समुद्र में है, और निम्न दाब कहाँ है, तो भारतीय जो भूभाग है वहां पे रहता है। भारत के संदर्भ में ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो अपने साथ ये नमी जब लेके आ जाएगी तो पानी दिखेगा, नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा लू जो वो सब चलता है ना, वो चलेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आर्द्रता प्रदर्शन करने की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह कौन सा है। आपको पता है कि ह्यूमिडिटी को आप परसेंटेज में नापते हो, और कई बार आपको ये पूछा गया है, कई बार आपको ये पूछा भी गया है और आपने बताया भी है। तो आर्द्रता हमेशा, ह्यूमिडिटी हमेशा हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं।
अपेक्ष जो सापेक्ष आर्द्रता हम निकालते हैं, हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही हम निकालते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का सीधा सा मतलब होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर पर जो एयर है ना, उस एयर में कितने ज्यादा वेपर हैं, वेपर का क्या अमाउंट है, और उसी टेम्परेचर पर जो वायु है, जो एयर है, उसकी जलवाष्प धारण करने की क्या क्षमता है। देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एक फिक्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जो एयर है, उस एयर में कितना मॉइस्चर है या फिर कितना वेपर है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है कि यही एयर है, यह एयर और कितना ज्यादा मॉइस्चर ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी को जो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसको हम परसेंटेज में हमेशा दिखाते हैं। ये सवाल जो है वो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। यदि हम बात करें तो एक्चुअल वेपर की डेंसिटी, एक्चुअल वेपर की जो डेंसिटी है, उसको हम सैचुरेटेड वेपर की जो डेंसिटी होती है उससे डिवाइड करके 100 से गुना करते हैं, तब जाके हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है वो मिलती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी तब जाके हमको मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो आपको देखने को मिल रही है ना, एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होता है, तो ये वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवायु का कुल कितना वजन है, ये यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया में, इस यूनिट एरिया जो वायु है उसमें इस वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम में कितना ज्यादा वेपर आपके पास है उसको दिखाता है। तो इसको GMQ में देखते हैं, ग्राम पर मीटर क्यूब, तो टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया इसका आंसर होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? फर। फर जो वेजिटेशन है, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फर जो है वो अल्पाइन फॉरेस्ट से रिलेट करता है। आई थिंक बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आया था इस बार ही। हिमालयन ओक करके कोई सवाल था, ये नहीं था। तो फर आपसे पूछा जा रहा है, तो फर जो है वो एक शंकुधारी वृक्ष है। ठीक है, फर जो है वो कोनिफेरस, कोनिफेरस मतलब शंकुधारी जो है वो पेड़ होता है। पेड़ के कई सारे टाइप्स होते हैं, जो कि ठंडे प्रदेशों में हमेशा हो जाएगा, और जो ऊंचे क्षेत्र होती है ना वहां पे ये देखने को मिलती है, शंकुधारी जो वन होते हैं। अल्पाइन जो फॉरेस्ट होती है ना, अल्पाइन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो अल्पाइन जो फॉरेस्ट होता है, अल्पाइन जो फॉरेस्ट होता है वो 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखते हैं, और हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरणों में हम यदि बात करें तो पाइन पूछा जाता है, उदाहरण पाइन, स्प्रूस, स्प्रूस, देवदार, देवदार। तो ये भी पूछा गया था ना कि देवदार कहाँ होता है, तो हिमाचल प्रदेश वाला आंसर आपका था, शायद एसआई में ही कहीं पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उतना ज्यादा मतलब नहीं ये सब पूछा जाता है, मतलब डिटेल से जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संदर्भ में ही है, काल बैसाखी। आपको पता है, इन सबको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि काल बैसाखी है वो क्या होता है। तो काल बैसाखी बंगाल में होता है जब लू बहुत तेज चलती है ना, क्योंकि टेम्परेचर है नहीं, जिस कारण से बहुत तेज आंधी चलती है। तो इसको नॉर्वेस्ट भी कहते हैं, नॉर्वेस्टर्स भी कहते हैं। और ये जो है ना नॉर्वेस्ट, एक न्यूजीलैंड में भी चलती है हवाएं, वो भी आपको ध्यान रखना है। बहुत विनाशकारी ये होती हैं, लेकिन फिर भी जूट, धान और चाय की खेती के लिए ये लाभदायक होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा बात करते हैं। अब हम कुछ चक्रवातों की बात करेंगे, कुछ साइक्लोन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साइक्लोन आपको दिया गया है कि साइक्लोनों का नाम कहाँ पे क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, साइक्लोन का जो नाम है वो कहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो विली विली है, हरिकेन है, टाइफून है। विली विली जो है वो हरिकेन और टाइफून है। तो विली विली आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो पहला का दो किस्में है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही होगा। देखते हैं कि ये सही है या फिर ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया का हो गया। उसके बाद हरिकेन आया, तो हरिकेन जो है वो आपको यूएसए का जो तट होता है वहां पे देखने को मिलता है। तो हरिकेन आपको यूएसए में मिल जाएगा। तो ये तीन हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और टाइफून चाइना के जो एरिया है वहां पे मिलते हैं, तो चीन सागर है वहां पे टाइफून मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून जो है वो चीन।
ठीक है, बाकी सुनामी भारत में बोली जाती है, और याद रखिएगा ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा गैस है वो सर्वाधिक पार्ट होता है? तो बहुत आसान सा सवाल है। 78%। 78% जो है वो नाइट्रोजन आपको देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की बात करें तो वो मिलता है 20.95%। ठीक है, ये ऑक्सीजन मिलता है और डाई एटॉमिक है, O2 के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद आर्गन जो है वो आपको याद रखना है 0.93। 0.93% है वो आर्गन मिलता है। और उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और वो कितना मिलता है? तो 0.03%। 0.03% ये आपको ध्यान रखना है। और इसका टेम्परेचर जो है वो कार्बन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो पृथ्वी का बढ़ता चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बाकी उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बस आर्गन का याद रख लो। और नियोन का एक लिख लो, नियोन शायद पूछ लिया जाए कभी। तो नियोन जो है वो होता है 0.002% होता है। 0.002% होता है नियोन। ये सारा एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर, नॉट, हम पूरी आकाश गंगा में नहीं बात कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं। वो ऐसे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फिर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? तो वायुमंडल में कई सारे परतें होती हैं। अब इसी परतों में आपको पूछा जा रहा है कि सबसे नीचे का जो परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे नीचे का जो परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। यह जो है वो पृथ्वी की सतह से सबसे नीचे होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है। और ध्रुवों पे बात करें तो 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो एवरेज 13 किलोमीटर रखते हैं हम। औसत ऊंचाई जो है, एवरेज जो होता है वो 13 किलोमीटर के आसपास होती है। और जब हम ऐसे अर्थ है ना, तो अर्थ का सेंटर भी तो होगा ना, इस सेंटर, और ये पोल होगा। तो ये पोल पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो हमेशा कम होगा। तो पोल्स पे उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, और इसका जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, महत्व की इसकी बात करें तो सभी जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती है, बादल का बनना, बारिश का होना, आंधी का चलना, ये सब यहीं पे होती है। और इस परत में, इस जो ट्रोपोस्फियर है, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते जाओगे, हाइट को इंक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ओनली इन ट्रोपोस्फेयर। केवल और केवल टोपोस्फेयर की ये बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो परत इसकी होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। निचले भाग में टेम्परेचर जो है वो लगभग कांस्टेंट होता है, और ऊपर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो वहां पे जो है वो टेम्परेचर लगभग समान होता है। दैट्स वाई इसको तो समताप मंडल बोल रहे हैं ना, स्ट्रेटो बोल रहे हैं। इसका लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर मिलता है। तो यहीं पे आपको ओजोन लेयर है वो देखने को मिलता है, और यूवी किरणों को अवशोषित कर कर ये हम की हमारी जो रक्षा करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, जिस कारण से यहाँ पे जेट विमान जो है वो उड़ाए जाते हैं। और वायुमंडल सामान्यतः जो है वो इसी परत में जो जितने भी वायुमान है वो उड़ाए जाते हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो मध्य मंडल होता है जिसको मेसोस्फेयर कहा जाता है। उसको मेसोस्फेयर जो है वो कहा जाता है। मेसोस्फेयर जो होता है वो लगभग 85 किलोमीटर के आसपास होता है। 50 से 80 से 85 किलोमीटर के आसपास होता है। और इसकी परतें जो है ना, वो तापमान फिर से तेजी से यहाँ पे घटने लगती है। जैसे जैसे हाइट आप इंक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, और शीर्ष पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो वायुमंडल का सबसे ठंडा यदि भाग भी पूछा जाए तो वो मेसोस्फेयर आपको रखना है।
अंतरिक्ष से आने वाली जो भी मेटेओर्स होते हैं वो यहीं पर उनका घर्षण होता है, यहीं पे उनका फ्रिक्शन होता है और यहीं पे लगभग जलकर वो नाश हो जाते हैं इसी मेसोस्फेयर में। तो कभी भी पूछा जाए कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं जिनको उल्का पिंड आप कहते हो, वो उल्का पिंड आता है ना जब आसमान से गिरकर, तो वो इसी स्फेयर में, मेसोस्फेयर में ही फ्रिक्शन के कारण जलने लगता है और जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट नष्ट नहीं हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी पे गिरते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उल्का पिंड किस परत में आके जो है वो जलते हैं, तो वो जलते हैं मध्यमंडल में। ठीक है, जिसको मेसोस्फेयर हमने कहा। उसके बाद थर्मोस्फेयर हो गया। थर्मो मतलब तापमान मंडल या फिर आयन मंडल उसको बोलते हैं। थर्मोस्फेयर उसको कहा जाता है। ये लगभग 80-85 से लेकर 400 से लेकर 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। और अक्सर इसको तापमान मंडल अ, मानते हैं या फिर इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके भीतर ही आयनिक क्षेत्र को आयन मंडल कहा जाता है। इसकी विशेषताओं में बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाओगे, हाइट इंक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर जो है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, और उच्च ऊर्जा वाले सौर विकिरण जो है वो यहाँ पे अवशोषित होता है। तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। गैस जो है वो गैस सौर विकिरण से आयनित होते हैं, जिस कारण से इसको आयन मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पे रेडियो वेव जो है वो देखने को मिलता है। जितने भी वेव्स होते हैं, दूर संचार, रेडियो वेव, एचएफ ब्रॉडकास्टिंग, ये सब यहीं पे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, ऑरोरा जो बोला जाता है, ऑरोरा बोरेलिस जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी घटनाएं जो है वो यहीं पे देखने को मिलती है। कृत्रिम उपग्रह जो आपको देखने को मिलती है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप छोड़ते हो, वो यहीं पे कुछ छोड़ा जाता है। उसके बाद का जो पार्ट होता है वो एक्सोस्फेयर होता है, जो कि बहुत ऊपर का पार्ट हो गया, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। 800 से लेकर 400-800 से लेकर जाता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हीलियम जो है वो मुख्यतः देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिलता है, तो एक्सोस्फेयर में वही मिलता है। यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इस कारण से जो है वो जितने भी कण अंतरिक्ष में निकल जाते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र से मतलब लौटी के नहीं आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 11.2 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड से यदि आप किसी चीजों को फेंकते हो, तो वो पृथ्वी पर लौट के नहीं आता है। ये आपको पता भी है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर बनेगा वायुमंडल का सबसे निचला परत, तो वो ट्रोपोस्फियर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाला तूफान को क्या कहा जाता है? कैरेबियन सी है। देखो, कैरेबियन सी कहाँ होता है? कैरेबियन सी कहाँ है? तो कैरेबियन उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन सागर के आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं और उसको हेरिकेन कहा जाता है। अभी तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है ना, तो उसको हरिकेन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हरिकेन जो है वो ये कहा जाता है। टाइफून कहाँ कहा जाएगा? तो टाइफून जापान और चीन का एरिया है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। चक्रवात कहाँ जा कहा जाता है? तो हिंद महासागर का एरिया है, वहां पे चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 0.03% होता है। कई बार सवाल ये पूछा गया है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, लेकिन हम कुछ वर्तमान करंट डेटा की बात करें तो चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा है, जिस कारण से अभी माने तो 0.04% तक ये पहुंच गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और ग्रीन हाउस गैस जो है उसके लिए प्रमुख ये है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार ये है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है, अभी तो मैंने बताया ना। वायुमंडल की वो परत जो रेडियो प्रसारण के लिए जरूरी है, कहाँ होता है? तो वो आयनोस्फेयर में होगा, आयन मंडल में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आयन मंडल में ये होती है रेडियो वेव्स की किरणें। ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है। वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो बड़े जेट विमानों के लिए उड़ान के लिए जरूरी हो? तो जेट विमान स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में ये होगा। ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया है, कोई क्योंकि मौसम घटनाएं यहाँ पे होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल जो है वो सर्वाधिक गर्म होता है? तो गर्म वाली की मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है कि जिसको आइनोस्फेयर कहते हैं, या तो इसको थर्मोस्फेयर कह लो। इसमें टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे इंक्रीज भी करते चला जाता है। टेम्परेचर तो इतना ज्यादा चला जाता है कि 15,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक टेम्परेचर इसमें चला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो कोलंबस ने किया था। आसान सा सवाल है, इसमें कुछ फंसने वाला है नहीं। तो
महाद्वीपों के बारे में ना जब सवाल आता है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 98 में। अमेरिका के जो मूल निवासी वाले लोग होते हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, लेकिन जिनको लगभग अमेरिका ने खत्म कर दिया है। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। कैप्टन कुक ने किसको खोजा था? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हवाई द्वीप, ये सबको खोजा था। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, प्रायद्वीप इसको बोलते हैं। पेनिनसुला इसको बोलते हैं जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हो, एक तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। तो वाटर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। यही पेनिनसुलर जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये पेनिनसुलर है। उसके बाद आप मुझे बताओ कि वो तीनों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो और एक तरफ से वाटर हो। तीनों तरफ से लैंड हो और एक तरफ से जब वाटर हो तब उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे ये कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी आप मुझे बता दो कि गल्फ और वे में क्या अंतर है। वे और गल्फ में क्या अंतर है, ऑलरेडी मैंने इन सब के बारे में बताया है। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग जो पानी से ढका हुआ है, तो पानी आपको पता है कि पृथ्वी पर कितना है, लगभग जो है वो 75% के आसपास आप मानो। ऑप्शन में 75 दिया हुआ है, लेकिन अप्रोक्स आपको क्या रखना है, तो 71% ही होता है, लेकिन ऑप्शन में 71 था ही नहीं क्वेश्चन में। दैट्स वाई 75 के साथ ही जाना पड़ेगा आपको। और 29% जो है वो भूभाग होता है। तो क्वेश्चन इसको बीपीएससी होता तो गलत मानता, लेकिन ये तो कुछ करता है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 75 नहीं 71 वहां पे होना चाहिए क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कि विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? गल्फ, सबसे बड़ी जो गल्फ है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो गल्फ है वो मैक्सिकन गल्फ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ जो है वो मैक्सिको गल्फ है, जो कि उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है। ये आपको ध्यान होना चाहिए था। और बे ऑफ बंगाल होता है जो कि बे में बात करें तो बे ऑफ बंगाल भारत का सबसे बड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अम, हिंदी दोनों के लिए एक ही यूज होता है। ठीक है, हिंदी हमेशा दोनों के लिए एक ही यूज आ जाता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी, जिसको कैम्बे की खाड़ी अलग हो गया, खंबात की खाड़ी अलग हो गया, पर्सियन गल्फ हो गया। तो कई सारे गल्फ है जो पूछे जाते हैं। पाक जलडमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य इंडिया और श्रीलंका के बीच है। तो इंडिया और श्रीलंका कहाँ आता है? तो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, पाल्क स्टेट इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, पाल्क स्टेट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसको बनाया किसने था? तो रॉबर्ट पाल्क ने इसको नाम दिया था। दैट्स वाई इसको रॉबर्ट पाल्क के नाम पर ही पाल्क स्टेट इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है कि आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आयरिश सागर हमेशा वेस्ट ऑफ ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो बेस्ट जो ब्रिटेन होता है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के जो द्वीप होता है ना, उन्हीं को ये अलग करता है आयरिश सी। आयरलैंड जो होता है ना, आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड दोनों के रूप में जाना जाता है। तो यूके होता है ना, उसमें उस यूके में उत्तरी जो आयरलैंड है वही शामिल होता है। तो आयरलैंड को यदि ग्रेट ब्रिटेन से हम अलग करेंगे ना, तो वो आयरिश सी ही अलग करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आयरिश सी इसको अलग करता है। बाकी अटलांटिक महासागर के उत्तर में नॉर्थ चैनल होता है और दक्षिण से सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा ये जुड़ा होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो आयरिश जो जल सागर है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे गहरा जो है सवाल इस तरह से कि एशिया का सबसे गहरा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे गहरा खाली स्थान है, ऐसा करके कुछ सवाल है। तो एशिया का जो सबसे गहरा जो है वो मृत सागर हो जाएगा, डेड सी हो जाएगा। 11,000 के आसपास है। ठीक है, और मीटर में बात करें तो 430 मीटर नीचे ये अवस्थित है, डेड सी है। डेड सी एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भी लैंड सरफेस में यदि बात करें तो सबसे नीचे का बिंदु होता है, जहाँ पे पानी बहुत खारा होता है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पे कोई चीजें डूबती ही नहीं। ठीक है, कोई चीजें नहीं डूबती। और याद रखना है कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित एक अत्यंत खारा पानी वाला झील है और इसमें कोई भी चीजें नहीं डूबती है। तो इजराइल और जॉर्डन का जो सीमा है वहां पे ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो पैसिफिक ओशन है।
प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशन विश्व का सबसे गहरा महासागर होता है। मेरियाना ट्रेंच है वो यहीं पे देखने को मिलता है 11,000 किलोमीटर के आसपास। और ये वाला कौन सा है, ये जो डेड सी है वो इसराइल एंड फिलिस्तीन के आसपास है। ठीक है, इसराइल एंड फिलिस्तीन वाले में है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल हमसे पूछा है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है, तो 70 दे रहा है, तो 71 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, 71 के साथ लेके चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है वो समुद्र तल है, तो समुद्र की बात करें, समुद्र तल से प्राप्त है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है वो समुद्र तल से प्राप्त है, तो 29। ठीक है, बाकी तो पानी ही है। तो सब कुछ मैंने बता रखा है और क्या ही इसको एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि प्रति विश्वीय धाराएं की प्रवाह की दिशा क्या होती है। प्रति विश्वीय जो धाराएं होती हैं उनके प्रवाह का डायरेक्शन जो है वो क्या होता है। तो प्रति विश्वीय धाराएं होती हैं काउंटर इक्वेटोरियल जो करंट्स होती हैं, काउंटर इक्वेटोरियल जो करंट्स होती हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स होती हैं ये भूमध्य रेखा के पास चलने वाली एक जो है वो गर्त महासागरीय धाराएं हैं। तो ये जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास चलती है। तो ये एक वार्म जो है वो ओशैनिक करंट है जो कि इक्वेटर के आसपास चलती है। और इसकी दिशा की हम बात करें तो ये जो है वो विश्वसीय धाराएं जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है और व्यापारिक पवनों के कारण जो है वो पूरब से पश्चिम बहती है। ठीक है, व्यापारिक जो पवन होते हैं, ट्रेड जो विंड होती है, उनके कारण ये पूरब से पश्चिम बहती है और विश्वसीय धाराएं जो है वो सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो सवाल ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पश्चिम से पूर्व हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके विपरीत क्या होता है ना कि इन धाराओं के बीच में पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक प्रतिविश्वीय धाराएं चलती है जो कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलती है। ये किसके अपोजिट में चलती है, तो जो विश्वतीय धाराएं होती हैं, जो इक्वेटोरियल करंट्स होती है ना, वो कैसे चलती है। इक्वेटोरियल जो करंट्स होती हैं वो कैसे चलती है, तो इक्वेटोरियल करंट की जो दिशा होती है ना वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। लेकिन चूंकि ट्रेड विंड है तो इस ट्रेड विंड के कारण इसकी दिशा जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर हो जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर हो जाती है। लेकिन ऐसे लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर हो जाती है। अब इसी को काउंटर करने के लिए एक जो है वो चलती है संतुलन बनाने के लिए वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो वही जो कहलाती है वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स जो है वो कही जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो रहा पार्ट नंबर 2 का, जिसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई। जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है उसको कमेंट में आप आंसर बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।